ताबिंदा के कहने के मुताबिक वो तेहरान की रहने वाली थी। उसका ताल्लुक एक मुअज़्ज़ज़ घराने से था। ईरान के शाही खानदान से भी कुछ करीबी ताल्लुकात थे। उसका बाप बहुत बड़ा बिजनेसमैन था। तख्त जमशेद में उनकी कोठी का लॉन कई एकड़ रकबे पर फैला हुआ था। मजहबी इनकलाब ने ईरान की सरजमीन को तहबाला कर दिया। शाह मुल्क से फरार हो गया। शाही खानदान और उनसे ताल्लुक रखने वाले अफराद मजहबी रहनुमाओं के अताब का शिकार होने लगे। हर दौलतमंद के बारे में ये फर्ज कर लिया गया कि उसने ये दौलत नाजायज जराए से जमा की है। इनकलाब का इब्तदाई दौर बहुत ही खौफनाक था। पासदारान पूरे ईरान में दहशत की अलामत बन गए थे। हर दौलतमंद शख्स उनसे खाइफ था। लोग अपनी जानें बचाने के लिए मुल्क से फरार हो रहे थे। फिर पासदारान में गुंडे और बदमाश भी शामिल हो गए। उन्होंने हर तरफ लूट मार मचा रखी थी। ताबिंदा ने कहा, एक गिरोह ने हमारे मोहल्ले पर भी हमला किया था, लेकिन मेरे बाप के पास सब मशीन गन थी। उन्होंने एक दो हवाई ब्रस्ट मारे तो हमला आवर भाग गए, लेकिन ये तय हो गया था कि अब हम वहां नहीं रह सकते। हम उस रात तेहरान से भाग निकले। हमारे घर में करोड़ों का सामान था जो इसी तरह छोड़ दिया। मेरे बाप सिर्फ जेवरात, कुछ हीरे और कुछ नकदी अपने साथ ला सके। ईरान से फरार होने वाले लोग आमतौर पर तुर्की का रुख कर रहे थे। बाज लोगों को ये नया कारोबार मिल गया था। वो भारी मुआवजा लेकर सरहद पार करवाते, लेकिन बहुत कम ऐसे खुशकिस्मत थे जो सरहद पार करने में कामयाब हो पाते। उनके रहनुमा ही उन्हें रास्ते में लूट कर कत्ल कर देते। मेरे बाप ने दो ऐसे आदमियों की खिदमत हासिल की जो अपने आप को पासदारान का ओहदेदार बताते थे। मेरे बाबा ने उन्हें भारी मुआवजा दिया और उन्होंने वादा किया कि हमें बंदर अब्बास की तरफ से समंदर के रास्ते बाहिफाजत मुल्क से निकाल देंगे। किरमान तक तो वो हमें खैरियत से ले आए, लेकिन फिर उनकी नीयत बदल गई और शायद उन्होंने पहले ही से ऐसा कोई मंसूबा बना रखा था। किरमान से चंद मील आगे एक कस्बे में कुछ देर रुकने के बाद उन्होंने एक वीराने में पड़ाव डाल दिया कि यहाँ रात गुजार कर आगे रवाना होंगे। और उस रात जब उन्होंने वीराने में पड़ाव डाला तो मेरे माँ बाप को शुबा हो गया कि आज रात कुछ होने वाला है, और फिर वही हुआ जिसका अंदेशा था। रात के आखिरी पहर उन दोनों ने अचानक ही मुझे दबोच लिया। एक आदमी ने खंजर मेरे गले पर रख दिया। उन्हें मालूम था कि मेरे बाबा के पास पिस्तौल है। उन्होंने मुझे कत्ल करने की धमकी देकर बाबा से पिस्तौल छीन लिया। बाबा उनकी मिन्नत समाजत करते रहे कि हमारे पास जो कुछ भी है ले लें और मुझे छोड़ दें, लेकिन वो इंसान नहीं, शैतान थे। मेरी माँ से वो बैग भी छीन लिया जिसमें हीरे जवाहरात और नकदी थी। वो मुझे घसीटते हुए पहाड़ियों की तरफ ले जा रहे थे। मेरी माँ ने अपने लिबास में छुपा हुआ पिस्तौल निकाल कर गोली चला दी। पहली गोली उस शख्स की खोपड़ी में लगी जिसने मुझे गिरफ्त में ले रखा था। मेरे बाबा मेरी तरफ लपके। इस दौरान दूसरे वैशी ने बाबा से छीने हुए पिस्तौल से गोली चला दी जो मेरे बाबा के सीने में लगी। मेरी माँ उस शख्स को निशाने पर लेकर पै दर पै ट्रिगर दबाती चली गई। वो शख्स छलनी होकर गिर पड़ा। हम दोनों बाबा की तरफ दौड़े। गोली बाबा के सीने में ठीक दिल के मकाम पर लगी थी। वो चंद मिनट से ज्यादा जिंदा न रह सके। हम बेसरो सामानी की हालत में थे। बाबा को कफन तो क्या देते, हम तो उनके लिए कब्र भी नहीं खोद सके थे। बाबा की लाश हमने पत्थरों से ढक दी और 2 दिन तक भूखे प्यासे पहाड़ों में भटकते हुए बाम नामी कस्बे में पहुंच गए। उस कस्बे में भी इनकलाब के असरात नुमाया थे, लेकिन खुशकिस्मती से हमें अत्तार नामी एक शख्स के यहाँ पनाह मिल गई। अत्तार एक शरीफ आदमी था। उसने हमें तकरीबन 3 महीनों तक अपने पास रखा। पूरे ईरान में कत्लो गारत अब भी जारी थी। शाह पसंदों और दौलतमंदों को अब भी ढूंढ ढूंढ कर कत्ल किया जा रहा था। बाम नामी उस कस्बे के हालात भी बिगड़ते जा रहे थे। यहाँ भी पासदारान ने दहशत फैला रखी थी और कत्लो गारत का बाजार गर्म कर रखा था। अत्तार के लिए भी मुश्किलें पैदा हो रही थीं और फिर एक रात वो अपने कुंबे समेत हमें बाम से निकाल लाया। हमने बंदर अब्बास में उसके एक रिश्तेदार के यहाँ पनाह ली। बंदर अब्बास एक बड़ा शहर था और यहाँ के हालात भी मुल्क के दूसरे हिस्सों से मुख्तलिफ नहीं थे। हम तकरीबन 1 महीना बंदर अब्बास में रहे और फिर एक रात हमें एक लॉन्च पर सवार करा दिया गया जिसने हमें जीवानी के साहिल पर पहुंचा दिया। हम जीवानी से गवादर और पसनी से होते हुए कराची आ गए। तुम जानते हो दूसरे मुल्क में सेटल होना कितना मुश्किल होता है, खास तौर पर एक ऐसी औरत के लिए जिसके साथ एक जवान लड़की भी हो। लेकिन मेरी माँ बड़ी बाहिम्मत औरत थी। कराची में आबाद बाज ईरानियों ने भी हमारी बड़ी मदद की और ईरान से लाई हुई दौलत भी हमारे बहुत काम आई। सुकून से बैठने का मौका मिला तो मैंने कॉलेज में दाखिला ले लिया और जब ग्रेजुएशन किया तो मेरी माँ का इंतकाल हो गया और मैं अकेली रह गई। अत्तार से हमारा राब्ता नहीं टूटा था। वो लोग भी बंदर अब्बास में सेटल हो गए थे और हमारे दरमियान खतो किताबत जारी रही थी। मेरी वालिदा के इंतकाल की खबर पाकर वो ताजियत के लिए कराची आया था। उसके साथ उसकी बेटी भी थी। जब हम बंदर अब्बास से रुखसत हुए थे तो हुरैरी 5-6 साल की थी और जब कराची में देखा तो वो बहुत बड़ी हो चुकी थी। मैंने हैरत से उसकी तरफ देखा, कहा हुरैरी? उसने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, ये हमारे मोहसिन अत्तार की बेटी है।
फिर बोली मैंने एमए कर लिया। मैं अकेली थी, मेरे पास रुपए पैसे की कमी नहीं थी। यहाँ बेशुमार ईरानी आबाद हैं, बहुत से नौजवान मुझसे शादी के ख्वाहिशमंद थे, लेकिन मैं हर एक को इनकार करती रही और फिर मैं इन लोगों से दूर हटती रही। इस दौरान मेरी मुलाकात अदनान से हो गई। वो लखनऊ का रहने वाला था, उसका इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस था। हम दोनों ने एक दूसरे को पसंद कर लिया और शादी कर ली, लेकिन हम सिर्फ 3 साल साथ रह सके। वो यूरोप में एक हवाई हादसे में जान बहक हो गया। अदनान के इंतकाल के 3 महीने के बाद एक बार फिर हुरैरी से मुलाकात हुई और फिर बंदर अब्बास और कराची के दरमियान उसकी आमदोरफ्त जारी रही। वो जब भी आती मुझसे जरूर मिलती। इसने अपने किसी और जानने वाले को मेरे बारे में कभी नहीं बताया था। 3 महीने पहले मैं हुरैरी को रंगा के साथ देखकर हैरान रह गई। कहाँ हुरैरी और कहाँ रंगा? तुम खुद देख सकते हो कि इनमें क्या फर्क है। हुरैरी रंगा से चोरी छुपे कभी कभार मुझसे मिल लेती। उसने रंगा को मेरे बारे में कभी नहीं बताया था। हुरैरी ने एक मर्तबा कहा था कि वो किसी मसलहत की बिना पर रंगा के साथ रह रही है। फिर कल रात उसने फोन करके मुझे तुम्हारे बारे में बताया और ये कि अब वो खुद भी रंगा को छोड़कर यहाँ आ गई है। अच्छा हुआ, वो हबशी मुझे एक आंख नहीं भाता था। मैंने कहा रंगा के बारे में कुछ दिलचस्प इंकशाफात हो रहे हैं, तुम उसके बारे में क्या जानती हो? ताबिंदा बोली मैं उस शोधे के बारे में ज्यादा नहीं जानती, हुरैरी ही बताएगी। लो वो आ भी गई। मैंने मुड़कर देखा, हुरैरी बरामदे से उतरकर इस तरफ आ रही थी। वो करीब आते हुए बोली हेलो एवरीबॉडी और साथ वाली कुर्सी पर बैठ गई। ताबिंदा अपनी कुर्सी से उठते हुए बोली तुम लोग बैठो, मैं किचन में जा रही हूँ। सालन तो दोपहर को तैयार कर लिया था, सिर्फ रोटियां पकानी है। हुरैरी ने कहा मुझे तो भूख नहीं है इस वक्त, अगर मुझे चाय बना दो तो बड़ी मेहरबानी होगी। मैंने भी ताबिंदा की तरफ देखते हुए कहा भूख तो मुझे भी नहीं है, सैंडविच खाकर ही पेट भर गया था। ताबिंदा ने कहा इसका मतलब है कि खाना कोई नहीं खाएगा, तो फिर मैं चाय बना कर ले आती हूँ। हुरैरी बोली तुमने बड़े गलत वक्त पर अपनी मुलाजिमा को छुट्टी दे दी, घर का सारा काम तुम्हें खुद ही करना पड़ रहा है। ताबिंदा बोली मुलाजिमा के होते हुए भी मैं बहुत से काम खुद ही करती हूँ। ताबिंदा के जाने के बाद हुरैरी ने मेरी तरफ देखते हुए कहा क्या बातें हो रही थी? मैंने कहा वो अपने बारे में बता रही थी। काफी साल पहले ईरान से फरार होते वक्त तुम्हारे पापा ने पनाह दी थी और फिर वहां से फरार होने में भी मदद दी। वो बहुत एहसानमंद है तुम्हारे पापा की और तुम्हें भी बहुत चाहती है। हुरैरी ने मुस्कुराते हुए कहा हाँ बड़ी अच्छी औरत है। उस वक्त रात के 9:30 बज रहे थे, मौसम भी बड़ा खुशगवार था। हुरैरी गुलाब के पौधों की तरफ देखते हुए बता रही थी कि उनमें से बहुत से पौधे उसने ताबिंदा को ईरान से लाकर दिए थे। ताबिंदा को गुलाब से इश्क है और इन पौधों की देखभाल वो खुद ही करती है। ताबिंदा चाय बनाकर ले आई। चाय के दौरान पौधों ही के बारे में बातें होती रहीं और फिर मौजू बदलते रहे। गली में गाड़ियों और लोगों की आमदोरफ्त की आवाजें सुनाई देती रहीं और फिर बतदरीज खामोशी छाती चली गई और फिर चौकीदार की सीटी की आवाज सुनाई दी तो ताबिंदा उठ गई। बोली मैं तो सोने जा रही हूँ, बेहतर होगा कि तुम भी अंदर आ जाओ। 12 बज चुके हैं, ये चौकीदार ठीक 12 बजे आता है। हम भी उसी के साथ अंदर आ गए। ताबिंदा तो किचन में चली गई और हुरैरी अभी आई कहते हुए ऊपर चली गई। मैं भी उस कमरे में आ गया जहाँ दोपहर को सोया था। हुरैरी का दिया हुआ बैग मैंने उसी कमरे में ड्रेसिंग टेबल पर रखा था जो अभी तक वहीं पड़ा हुआ था। 15 मिनट के बाद ताबिंदा ने दरवाजे वगैरह बंद कर दिए और मेरे कमरे में झांकते हुए बोली मैं सोने जा रही हूँ, तुम चाहो तो यहीं सो जाना या दिल चाहे तो ऊपर भी एक कमरा खाली है। वो अपने बेडरूम में चली गई। थोड़ी देर बाद मुझे हुरैरी की आवाज सुनाई दी। वो मुझे ऊपर बुला रही थी। मैं ऊपर पहुंचा तो वो अपने कमरे में ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी थी। बोली आ जाओ, रुक क्यों गए? मैं आगे बढ़कर कुर्सी पर बैठ गया। वो मुड़कर बोली क्या बात है, कुछ बेचैनी महसूस कर रहे हो? मैंने कहा वो दरअसल मैं सोच रहा था कि जेवरात का थैला तुम्हारे पास कैसे पहुंचा और रंगा और टैडी में झगड़ा किस बात पर हुआ। रंगा अचानक हब क्यों चला गया? तुम तो रंगा के साथ रह रही थी, तुम उससे मुतनफ्फर क्यों हो गई? हुरैरी बोली रंगा बहुत ही घटिया आदमी है, हो सकता है उसने तुम्हें कोई ऐसी कहानी सुनाई हो जिससे तुम्हें उससे हमदर्दी पैदा हो गई हो, लेकिन हकीकत यह है कि वो सिर्फ 3rd क्लास गुंडा है। उसमें वो सारी सिफात मौजूद हैं जो एक सड़क छाप गुंडे में होनी चाहिए। उसने चंद आदमी अपने गिर्द जमा कर लिए हैं जिनकी ताकत के बल पर वो अपने इलाके के ठेले और पथारे वालों से भत्ता वसूल करता है। वो किसी उसूल पर कारबंद नहीं रहता। वो सिर्फ एक बात जानता है, जहां से पैसा मिले हासिल करो। टैडी और हुजूरी उसके बचपन के दोस्त हैं। उन्होंने रंगा का बहुत साथ दिया, लेकिन टैडी को उसकी बातों से हमेशा इख्तिलाफ रहा। टैडी उसूल परस्त है। वो समझता है कि बदमाशी और गुंडागर्दी के भी कुछ उसूल होते हैं। वो रंगा को भी हमेशा यही बात समझाने की कोशिश करता है और इस इख्तिलाफ पर उनमें बाज़ औक़ात छोटे छोटे झगड़े भी होते हैं। और 2 दिन पहले तो तुम्हारे जेवरात और 10 किलो हेरोइन की वजह से उनमें पैदा होने वाला इख्तिलाफ गिरोह में फूट और खूनी तसादुम की सूरत इख्तियार कर गया। रंगा ये दोनों चीजें भी हजम करना चाहता था, यानी हेरोइन भी और तुम्हारे जेवरात भी। टैडी आड़े आ गया।
रंगा का ख्याल था कि तुम्हें ठींगा दिखा दिया जाए और अगर तुम अकड़ दिखाओ तो तुम्हारा काम तमाम कर दिया जाए। मगर टेडी उसका सख्त मुखालिफ था। उसका कहना था कि नाजी की सूरत में एक अच्छा दोस्त मिला है, उसके साथ धोखा नहीं करना चाहिए। मगर रंगा नहीं माना और तहरीमी की एक और मुखालिफ पार्टी से हेरोइन की सौदेबाजी शुरू कर दी। मैंने उसे टोक दिया, सौदेबाजी? लेकिन उसे तो हेरोइन और हेरोइन फरोशों से शदीद नफरत है। उसने तो कहा था कि उसने वो हेरोइन जाया कर दी है। हुरैरी बोली, झूठ बोलता है वो कम से कम 15 करोड़ का माल है, वो उसे जाया करने की हिमाकत नहीं कर सकता। हकीकत यह है कि उसने अपनी जिंदगी की इब्तिदा ही हेरोइन फरोशी से की थी। पहले वो इसी इलाके में घूम फिर कर पुड़ियां बेचा करता था, फिर रफ्ता रफ्ता कुछ ताकत इख्तियार कर गया और उसने कुछ और लड़के अपने साथ मिला लिए। वो खान नामी एक डीलर से हेरोइन खरीद कर लाता, उसमें मिलावट करता, पुड़ियां बनाता और उसके लड़के घूम फिर कर ये पुड़ियां फरोख्त करते। इस बिजनेस में वो किसी तरह तहरीमी तक भी पहुंच गया। तहरीमी इस मैदान का पुराना खिलाड़ी था। उसके बैनुल-अक़वामी गिरोहों से ताल्लुकात थे। रंगा जैसे आदमी सिर्फ दूर से उसकी झलक देख सकते थे, उसके करीब होने का तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे। लेकिन रंगा ने उस तक पहुंचने का एक सहारा ढूंढ लिया। रंगा ने अपनी बहन को आगे कर दिया। उसकी बहन बहुत हसीन थी। तहरीमी उन्हीं के कबीले का आदमी था। हेरोइन के बिजनेस में आने के बाद उसकी शराफत खत्म हो चुकी थी। उसने फातिमा को देखा तो अपने हवास खो बैठा। फातिमा बेहद मासूम लड़की थी। वो सोच भी नहीं सकती थी कि उसका भाई क्या साजिश कर रहा है। रंगा उस मासूम लड़की को बड़ी होशियारी से इस्तेमाल कर रहा था। वो उसकी झलक दिखाकर तहरीमी से उधार माल ले लेता। वो तहरीमी का 20 लाख का मकरूज हो गया। तहरीमी कुछ ज्यादा ही बेचैन होने लगा। ना तो फातिमा उसके शिकंजे में आ रही थी और ना ही उसे अपनी रकम मिल रही थी। 20 लाख की रकम उसके लिए कोई मानी नहीं रखती थी। वो इससे दुगनी रकम भी दे सकता था, लेकिन उसके इवज वो कुछ चाहता भी था। रंगा भी अब सूरत हाल की नजाकत का अंदाजा लगा चुका था। उसने तहरीमी से निजात हासिल करने का फैसला कर लिया। इत्तेफाक से इस मंसूबे पर अमल करने से एक रोज पहले फातिमा तहरीमी के हत्थे चढ़ गई। तब फातिमा पर इंकिशाफ हुआ कि उसका भाई किस कदर घिनौने किरदार का मालिक था। वो अपने आप को बचाने के लिए तहरीमी की मिन्नत समाजत करने लगी, लेकिन तहरीमी ने उसे माफ नहीं किया और उसे रौंद डाला। फातिमा घर नहीं आई। वो बरसात के दिन थे। लियारी नदी तोगयानी पर थी। फातिमा ने नदी में छलांग लगा दी। वो रात को घर नहीं पहुंची तो रंगा को ज्यादा परेशानी नहीं हुई। वो अक्सर अपनी खाला के यहाँ चली जाया करती थी। अगले रोज रंगा ने अपने मंसूबे के मुताबिक तहरीमी को ठिकाने लगाने की कोशिश की, लेकिन तहरीमी बच गया। और उस रोज लियारी नदी के किनारों पर झाड़ियों में उलझी हुई फातिमा की लाश मिली और तब रंगा को एहसास हुआ कि वो अपना सब कुछ हार चुका है और इस तरह रंगा और तहरीमी में दुश्मनी की बुनियाद पड़ गई। तहरीमी अपने 20 लाख से दस्तबरदार नहीं हुआ था। वो अपने कारिंदों के जरिए वक्तन फवक्तन अपना मुतालिबा दोहराता रहा, लेकिन रंगा 20 लाख तो क्या 20,000 देने की पोजीशन में भी नहीं था। वो उससे बचने की कोशिश में था और इस ताक में रहा कि तहरीमी को किसी तरह खत्म कर दे, लेकिन वो कभी उसके करीब भी नहीं फटक सका। इस दौरान उसे चंद निडर और मुखलिस आदमी मिले जो तहरीमी के खिलाफ उसकी मदद कर सकते थे, लेकिन रंगा बदनीयत था। उसने हर एक के साथ धोखा किया और फिर तुम उसके पास आ गए। तहरीमी से टक्कर लेने के लिए तुम उसकी मदद कर सकते थे क्योंकि तुम पहले ही से उसके सामने डटे हुए थे। रंगा का मंसूबा यह था कि खुद तो पीछे रहेगा लेकिन तुम्हें आगे रखा जाएगा। इस दौरान एक दो छोटे छोटे वाकयात भी हुए और टेडी ने तुम्हारी मदद की, लेकिन जब तुमने उसे 10 किलो हेरोइन के बारे में बताया तो वो उछल पड़ा। और फिर इत्तेफाक ये हुआ कि तहरीमी के आदमी नरगिस को उठाकर ले गए और तुमने 10 किलो हेरोइन और अपने जेवरात रंगा की तहवील में दे दिए। रंगा की नीयत बदल गई। वो ये दोनों चीजें हजम करना चाहता था और उसे तुमसे भी कोई दिलचस्पी नहीं रही थी। तुम जब भी फोन करते वो तुम्हें टाल देता। वो फोन पहले ही मेरे पास था, फिर उसने वो फोन भी वहां से हटा दिया। टेडी को जब पता चला तो वो हत्थे से उखड़ गया। टेडी मुझसे भी कुछ बेतकल्लुफ था। उसने मुझे कहा कि मैं रंगा को समझाऊं, लेकिन मैं रंगा से ऐसी कोई बात नहीं कर सकती थी। रंगा तुम्हें नरगिस की तलाश के मामले में भी टाल रहा था। मुझे तुमसे हमदर्दी थी। मेरे कहने पर टेडी ने अपने एक आदमी के जरिए नरगिस का सुराग लगाकर मुझे बता दिया और मैंने तुम्हें इत्तला कर दी। इस दौरान टेडी और रंगा में इख्तलाफात बढ़कर हाथापाई तक पहुंच गए। उस रात उनमें अच्छी खासी मार कुटाई हुई। गिरोह के आदमी बट गए, कुछ रंगा के साथ और कुछ टेडी के साथ मिल गए और उनमें बाकायदा तसादुम शुरू हो गया, जिसमें रंगा के 2 आदमी मारे गए और रंगा अपनी जान बचाने के लिए रूपोश हो गया। मैंने कहा तो क्या वो हब नहीं गया? वो बोली हब जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। वो जख्मी है और शहर में ही कहीं छुपा हुआ है। 10 किलो हेरोइन का तो पता नहीं उसने कहाँ छुपाई थी, लेकिन जेवरात वाला थैला मेरे पास रखवा दिया था। उधर उन दोनों में तसादुम जारी था और इधर मुझे तुम्हारी और नरगिस की फिक्र थी।
और फिर सुबह ताबिंदा ने मुझे फोन पर इत्तला दी कि रात को किस हालत में तुम यहाँ पहुंचे थे। नरगिस को बचाने की भरपूर कोशिश की गई थी, लेकिन उसकी जिंदगी पूरी हो चुकी थी। मेरी हिदायत पर टेडी के आदमी डेड बॉडी ले गए थे और दोपहर के वक्त मेवा शाह के कब्रिस्तान में उसकी तदफीन कर दी गई। नरगिस के जिक्र पर मेरे दिल पर एक घूंसा सा लगा। उसने मेरी खातिर अपना सब कुछ छोड़ दिया था, जान देती, और मैं उसके जनाजे को कंधा भी न दे सका। हुरैरी बोली, मैं फौरी तौर पर वहां से निकलना चाहती थी, लेकिन चंद मजबूरियां आड़े आ रही थी और फिर मौका मिलते ही मैं शाम 5 बजे के करीब वहां से निकल आई। तुम उस वक्त सो रहे थे और मैंने तुम्हें जगाना मुनासिब नहीं समझा। मैंने उसके खामोश होने पर कहा, डेड बॉडी लेने के लिए टेडी के आदमी आए थे, क्या वो यहाँ का राज फाश नहीं कर देंगे? वो बोली, टेडी मेरे लिए काबिल एतमाद आदमी है और वो अपने उन आदमियों पर भरोसा करता है जो रंगा को छोड़कर उसके साथ मिले हैं, और फिर उन लोगों को ये भी मालूम नहीं कि वो डेड बॉडी किस औरत की थी। तुम्हें भी फिलहाल उनके सामने नहीं आने दिया गया। तुम्हें इस सिलसिले में परेशान होने की जरूरत नहीं, ये जगह हमारे लिए बिल्कुल महफूज है। मेरी नजर गैर इरादी तौर पर दीवार पर लगी हुई घड़ी की तरफ उठ गई। 2:30 बज चुके थे। हुरैरी भी स्टूल पर बैठी बार बार पहलू बदल रही थी। उसकी आंखों में सुर्खी तैरने लगी थी, उसे नींद आ रही थी। मैं बहुत सी बातें उससे पूछ चुका था। मुझे अपने तकरीबन तमाम ही सवालात के जवाब मिल गए थे। दफतन मेरे जहन में एक और सवाल उभरा। मैंने कहा, तुमने अभी तक ये नहीं बताया कि रंगा से तुम्हारी मुलाकात कैसे हुई और उसे पसंद न करने के बावजूद तुम कब से उसके साथ रह रही थी? हुरैरी बोली, रंगा से मुलाकात? मुझे यकीन था कि तुम ये सवाल जरूर करोगे और शायद सारी बातें आज ही जान लेना चाहते हो। तुम्हें शायद मेरी बात बुरी लगे, शायद तुम मेरे बारे में ऐसी कोई बात सोचना भी नहीं चाहते, लेकिन मैं तुम्हें किसी फरेब में मुब्तला नहीं रखना चाहती। तुमने मेरे बारे में न जाने क्या क्या कुछ सोच रखा होगा, कैसे कैसे ख्यालात को अपने जहन में जगह दी होगी। मैं जानती हूँ इन चंद दिनों के दरमियान तुमने मेरे बारे में बहुत कुछ सोचा होगा, मुझे बहुत आला और अरफा समझा होगा, लेकिन मैं उतनी शरीफ और पारसा औरत नहीं हूँ। मैं गुंग सा बैठा उसकी तरफ देखता रहा। मेरी कुव्वते गोयाई जैसे सल्ब होकर रह गई। मैंने उसके बारे में जो कुछ सोचा था वो उसकी जबान पर आ गया था। मैंने इस बात में सर हिला दिया। वो बोली, मैं तुम्हारे जज्बात को ठेस नहीं पहुंचाना चाहती, इसलिए मैं अपने बारे में फिलहाल ऐसी कोई बात नहीं कहूंगी जिससे तुम्हारे जज्बात मजरूह हों। बहरहाल मैं तुम्हें ये जरूर बताऊंगी कि रंगा से मेरी मुलाकात कैसे हुई और मैं उसके साथ कब से हूँ। ताबिंदा मेरे बारे में जो कुछ बता चुकी है वो गलत नहीं है। अपने आबाई कस्बे से निकलने के बाद हमें बंदर अब्बास में सेटल होने में खासा वक्त लगा। बाबा अपना सब कुछ वहीं छोड़ आए थे। बंदर अब्बास में हमने बाबा के जानने वाले जिस शख्स के यहाँ पनाह ली थी वो भी धोखेबाज निकला। उसने हमारा सब कुछ छीन लिया और हमें घर से निकाल दिया। बाबा मेहनत मजदूरी करते रहे, उसके साथ ही पकड़े जाने का खौफ भी था। हमारा ताल्लुक चूंकि बेहाई फिरके से था, इसलिए हर वक्त अनजाना सा खौफ दामनगीर रहता। मैं अगरचे उस वक्त छोटी थी, शौरी तौर पर सूरत हाल की संगीनी का अंदाजा नहीं था, लेकिन लाशौर में एक खौफ सा जम कर रह गया और मेरी जिंदगी भी उसी खौफ में गुजर रही थी जिसमें मेरे वालिदैन मुब्तला थे। फर्क सिर्फ इतना था कि वो खौफ की वजह जानते थे और मैं अनजान थी। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया मुझे भी आगही हासिल होती गई। लाइल्मी में खौफ कम था, लेकिन आगही हासिल होने के बाद ये खौफ बददरीज उजागर होता गया और मैं इसी खौफ के साए में बड़ी होती गई। मेरे बाबा उन दिनों कुछ ऐसे लोगों के साथ काम कर रहे थे जिनकी सरगर्मियां खासी पुरस्कार थीं। वो शहर के बाहर किसी जगह खुदाई कर रहे थे और ये खुदाई रात को चोरी छुपे होती थी। बाबा जान उन लोगों के साथ शाम को जाते और उनकी वापसी तुलुए आफ्ताब के बाद होती। एक रोज बाबा कुछ जल्दी आ गए। मैं उस वक्त सो रही थी, लेकिन बाबा और माँ की आवाजें सुनकर मेरी आंख खुल गई। बाबा के हाथ में कोई चीज थी और वो माँ को उसके बारे में कुछ बता रहे थे। मैं अपने बिस्तर से उठकर उनके करीब आई तो वो दोनों खामोश हो गए। बाबा ने वो चीज छुपाने की कोशिश की, लेकिन उनके हाथ से फर्श पर गिर गई। इससे पहले कि बाबा हाथ बढ़ाते मैंने लपक कर वो उठा ली। वो किसी धात की बनी हुई एक औरत की मूर्ति थी जिसके सर पर एक खूबसूरत ताज भी था जिसमें छोटे छोटे हीरे जड़े हुए थे। मूर्ति की आंखों में भी हीरे लगे हुए थे। लगता था जैसे वो कोई शहजादी हो। वो मूर्ति साइज में 6 इंच से ज्यादा नहीं थी। बाबा ने मुझसे वो मूर्ति लेकर छुपा दी और मुझे ताकीद की कि मैं किसी से उसका जिक्र मत करूं। मैं उस वक्त 15 साल की थी और बहुत सी बातें समझने लगी थी। मुझे यकीन हो गया था कि ये मूर्ति खुदाई के दौरान बरामद हुई थी जिसे मेरे बाबा छुपा कर ले आए थे। अगले रोज मेरे बाबा काम पर गए तो वापस नहीं आए। दोपहर को उनकी लाश पहाड़ियों में पड़ी हुई मिली और फिर उससे अगली रात 2 आदमी हमारे घर में घुस आए। माँ की आंख खुल गई। वो दोनों कुछ तलाश कर रहे थे। माँ ने शोर मचा दिया तो वो लोग भाग निकले। चंद रोज बाद फिर ऐसा ही हुआ। हम समझ गए कि उन पुरस्कार लोगों को उस मूर्ति की तलाश है और बाबा को भी उन्हीं लोगों ने कत्ल किया था। एक रात माँ मुझे लेकर शहर से निकल गई। शहजादी की वो मूर्ति भी हमारे पास थी। हम बंदर अब्बास से भागकर आबादान आ गए। माँ का ख्याल था कि अब हमें कोई खतरा नहीं,
लेकिन मौत हमारे ताकुब में लगी हुई थी। आबादान आने के चंद ही रोज के बाद आधी रात के वक्त मौत के हरकारों ने घर में घुसकर हमें घेर लिया। उन दोनों ने हम पर पिस्तौल तान रखे थे और हमारे लिए फरार का कोई रास्ता नहीं था।